हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, तो टाइप ऑफ नंबर्स के रिगार्डिंग हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूमेरिकल्स जो रह गए हैं उनको हम लास्ट में एक साथ चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को लेकर के जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक हमारा था फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स, इकाई का अंक ज्ञात करना। आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंडिंग यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक होता क्या है? किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या है? लेट हमारे पास नंबर है 23709। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होता है? नंबर का एक्सट्रीमली राइट साइड के डिजिट को ही यूनिट डिजिट कहा जाता है। ये इसका इकाई का अंक। अब ऐसे में अगर आपसे नंबर कहा जाए सपोज 237 प्लस 983 प्लस 768, ये आपको कैलकुलेशन दी गई है और कहा गया कि इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताओ। अगर इकाई का अंक बताना है तो कैलकुलेशन भी यूनिट डिजिट्स के बीच में ही होनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 7, यूनिट डिजिट 3 एंड नेक्स्ट यूनिट डिजिट इज 8। इन यूनिट डिजिट के बीच में ही एडिशन की कैलकुलेशन कीजिए, जो रिजल्ट आता है वो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट हो जाएगा। दैट मींस 7 3 10, 10 एंड 8 18। 18 का यूनिट डिजिट हमारा होता है 8। सो इस पूरे कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट हो जाता है 8। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सपोज आपसे कहा 491 माइनस 268, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करना है। तो यूनिट डिजिट इस नंबर का 491 का यूनिट डिजिट 1 है एंड 268 का यूनिट डिजिट 8 है। इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन की कैलकुलेशन है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 दैट इज 7। नहीं, ये गलत है। कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए सब्सट्रैक्शन फॉर्मेट में हमेशा फर्स्ट वाली डिजिट में से ही सेकंड डिजिट को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। हम 8 में से 1 माइनस नहीं कर लेंगे। अब 1 में से 8 तो माइनस हो ही नहीं सकता। एंड रिमेंबर, यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए अगर 1 में से 8 नहीं सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो जैसा कैरी का फॉर्मेट होता है, कैरी करके इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 9 से 1 कैरी करने पर दैट वुड बी 11, 11 माइनस 8 इज 3। सो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 3 हो जाता है। ये यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट है। हालांकि यहाँ से हमारा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने इसको देखा। अब यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस जनरली मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट्स। अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट से यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। लेट आपके पास नंबर है 2 3 7 9 9 8 4 3 6। इस पूरे कैलकुलेशन का आपको यूनिट डिजिट बताना है कितना होता है। अब यूनिट डिजिट की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो पूरे नंबर के यूनिट डिजिट को ही लेकर के कैलकुलेशन कीजिए। सेकंड नंबर 998 का यूनिट डिजिट 8 है एंड 436 का यूनिट डिजिट 6 है। तो कैलकुलेशन इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में 7 8 जा 56 दैट इज एंड 6 इसके साथ है। क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो अगेन यूनिट डिजिट की ही कैलकुलेशन करते हैं। तो 6 6 जा 36। सो पूरे नंबर का यूनिट डिजिट हो जाता है हमारा 6। दैट मींस इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट हो गया 6। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां से आगे स्टार्ट होते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई में दिए गए नंबर्स में से किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, ओके, एक नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 हो, इकाई का अंक 5 हो और इसके साथ एक भी इवन डिजिट आ जाता है तो पूरी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। लेकिन अगर किसी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो और कोई इवन नंबर ना हो, सारे नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स हो, तो कैलकुलेशन का रिजल्ट का यूनिट डिजिट होता है 5। ये आपको याद रखना होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन हमसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। जैसे सपोज अगर आपसे कहा जाता है सपोज 263 748 995, ये आपको मल्टीप्लाई में दिया गया और आपसे कहा गया इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताइए क्या है। तो इकाई का अंक बताने के लिए हम देखते हैं कि एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और बाकी के दिए गए नंबर्स में से एक भी नंबर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट हमारा 0 होता है। तो आपको दिए गए नंबर्स में से एक नंबर इवन है, इसलिए इवन और 5 की कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0। दैट मींस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट हमारा हो जाता है 0।
यहाँ ये बात मैटर नहीं करती कि बाकी के नंबर्स क्या है या बाकी के नंबर्स इवन है ऑड है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको दिए गए नंबर्स में से एक भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और बाकी दिए गए नंबर्स में से एक भी इवन नंबर है, तो दैट मींस कैलकुलेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा मल्टीप्लिकेशन में वो 0 ही होगा। अब इवन नंबर्स क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से कोई सा भी डिजिट अगर यहाँ आता है तो वो एक इवन नंबर हो जाएगा, या सिंपली कहा जाए कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो दैट इज इवन नंबर, वो सम संख्या हो। क्लियर? लेकिन अगर आपको दिए गए नंबर्स में से एक भी इवन नंबर नहीं है, सपोज 263, 265, 267, 269, इस पूरे प्रोडक्ट का आपसे कहा गया कि यूनिट डिजिट बताओ, तो ऐसे में आपको दिए गए एक नंबर का यूनिट डिजिट क्योंकि 5 है, तो इसके बाद हमें क्या देखना है, पहले चेक करना है कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट इवन तो नहीं है। आपको दिए गए बाकी नंबर्स के यूनिट डिजिट इवन नहीं है, इसका मतलब सारे ऑड नंबर्स हैं। और अगर एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो और इसके साथ दिए गए सारे नंबर्स ऑड नंबर हो तो कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट हो जाता है 5। दैट मींस इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको दिए गए नंबर्स में से किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 नहीं होता है, 5 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट नहीं, तो फिर आपको सारे डिजिट्स की कैलकुलेशन के थ्रू ही यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करना हो। ये था मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट का यूनिट डिजिट। अब हम बात करते हैं एग्जाम में एक्चुअली जो आजकल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट के क्वेश्चंस जनरली बीएड के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में तो पूछा जाता है, बट बाकी के जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो फिर वहां क्वेश्चन क्या आते हैं? वहां हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म के नंबर्स का यूनिट डिजिट, घात वाली संख्याओं का इकाई क्रम। जैसे नंबर किस फॉर्म में होगा, लाइक एक नंबर बेस आधार और इसका कोई एक एक्सपोनेंट घात दिया होगा, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या है ये आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन बनता है। क्लियर स्टूडेंट? अब ऐसे किसी क्वेश्चन का अगर आपसे यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, सपोज एक नंबर लेते हैं, सपोज आपसे कहा गया 378 पूरे का एक्सपोनेंट है 123, इस पूरे नंबर का आपको यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करना है क्या? ऐसे में जो नीचे लिखा हुआ नंबर है इसे कहा जाता है बेस, आधार, ये कहलाता है आधार, और जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है ये कहलाता है एक्सपोनेंट, इसे कहा जाता है घात। हम यूनिट डिजिट किसका फाइंड कर रहे हैं, बेस का या एक्सपोनेंट का? हम यूनिट डिजिट बेस का फाइंड कर रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन बेस के यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बेस का यूनिट डिजिट हमारा क्या है 8, क्योंकि यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो कैलकुलेशन यूनिट डिजिट के लिए ही करनी है, इसलिए 8 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। अब पूरे नंबर का एक्सपोनेंट 123 है तो हम 8 का एक्सपोनेंट 123 लेकर के इसका यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन के रिजल्ट का जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट हो जाता है। अब ऐसे में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ बेस में लिखे जाने वाला जो डिजिट है वो 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है। दैट मींस 0 से 10 तक के डिजिट्स में 0 से 9 तक के जो 10 डिजिट्स हैं उनमें से कोई सा भी डिजिट इस प्लेस पर आ सकता है। जैसा डिजिट वैसी ही कैलकुलेशन करनी होती है। अब वो कैलकुलेशन क्या है ये आपको याद रखना होगा। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बेस में लिखे हुए डिजिट को चेक करते हैं। दैट मींस बेस में लिखा हुआ डिजिट क्या है हमें सबसे पहले वो देखना होता है। और बेस में डिजिट क्या हो सकता है 0 से 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है। तो बेस में लिखे हुए डिजिट्स में अगर कभी 2, 3, 7, 8 इन 4 में से कोई सा एक डिजिट होता है तो कैलकुलेशन क्या करनी है, इस बेस के यूनिट डिजिट पर जो भी एक्सपोनेंट दे रखा है, घात दे रखी है, जो भी इसका एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट को हम करते हैं 4 से डिवाइड। क्लियर? इसे डिवाइड करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या निकालना है, यहां से शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना आया हमें वो चाहिए। कितनी बार डिवाइड हुआ, क्वेश्चन क्या आया, भागफल क्या आया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बचा कितना है, रिमाइंडर कितना आया, हमें उसकी जरूरत है। यहां जो भी रिमाइंडर शेष आएगा उस रिमाइंडर को उठाकर इसी बेस के एक्सपोनेंट में प्लेस कर देंगे। दैट मींस जो बेस है इसके एक्सपोनेंट में हम इस रिमाइंडर को प्लेस कर देंगे और इसको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट आता है वही एक्चुअली हमारा आंसर हो जाएगा।
यही एक्चुअली हमारा आंसर। दैट मीन्स अगर किसी नंबर के बेस का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 इन चार में से कोई सा एक डिजिट है तो जो इसका एक्सपोनेंट होगा उस एक्सपोनेंट को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर शेष क्या बचा उसको आइडेंटिफाई करेंगे और इस रिमाइंडर को इसी बेस के एक्सपोनेंट में प्लेस करके सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो बेस का यूनिट डिजिट कितना है 8 और 8 के लिए कैलकुलेशन क्या करना है जो एक्सपोनेंट होगा उसको 4 से डिवाइड करना है। दैट मींस 123 को हम डिवाइड करेंगे 4 से और 4 से डिवाइड करके हमें क्या चाहिए रिमाइंडर। तो 4 3 12 दैट इज 3 कैरी 3 कैरी हो रहा है। ऊपर कैरी करने के लिए कोई डिजिट नहीं तो 0 टाइम डिवाइड करते हैं 4 0 0 सो रिमाइंडर विल बी 3। तो यहां से हमारा रिमाइंडर कितना आया रिमाइंडर इज 3। अब इस रिमाइंडर को क्या करना है बेस के एक्सपोनेंट में प्लेस करना है। तो बेस हमारा कितना था 8 दैट मींस 8 के एक्सपोनेंट में इस 3 को प्लेस कर देंगे। तो 8 का एक्सपोनेंट 3 कितना होता है 512 होता है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको याद होनी चाहिए। तो 512 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 2 दैट मींस इस पूरे नंबर के एक्सपोनेंशियल वैल्यू का यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 2। दैट्स योर आंसर। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा अगर बेस में 2, 3, 7, 8 इन चार में से कोई सा एक डिजिट यूनिट डिजिट है तो ऐसे में कैलकुलेशन करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। लेकिन अभी भी हमारे 4 डिजिट हुए 6 डिजिट अभी भी बाकी है। अब बात करते हैं अगर हमारे बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 में से कोई सा एक डिजिट हुआ 4 या 9 में से कोई सा एक डिजिट हुआ तो क्या करना है। प्रोसेस सेम है। 4 या 9 में से कोई भी एक डिजिट अगर बेस का यूनिट डिजिट है तो भी हमें जो भी इसका एक्सपोनेंट दिया होगा उस एक्सपोनेंट को डिवाइड करना है। लेकिन इस बार 4 से नहीं करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? हालांकि 4 से डिवाइड करने का रूल भी यहाँ एप्लीकेबल हो जाता है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भी ये कैलकुलेशन सही आंसर देगा। लेकिन 4 के कंपैरिजन में 2 से डिवाइड करना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि 2 के डिवाइड में रिमाइंडर या तो 0 या 1 होगा जिसके लिए रिमाइंडर को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करने की बजाय अगर 2 से डिवाइड करें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। दैट्स व्हाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज आप में से कई स्टूडेंट्स ने 4 का रूल पढ़ा होगा आप उसे यूज कीजिए नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट अभी भी सेम वही है। हम यहाँ भी रिमाइंडर आइडेंटिफाई करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको बेस के एक्सपोनेंट में प्लेस कर देंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो भी यूनिट डिजिट आएगा वही इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। लेट हमारे पास नंबर है 234 और इस पूरे का एक्सपोनेंट हमारे पास है 129। लेट बेस का यूनिट डिजिट इस बार हमारे पास है 4। रूल के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर की कैलकुलेशन करके अगर आपको यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करना है तो यूनिट डिजिट के लिए ही कैलकुलेशन करेंगे बेस के। तो 4 का एक्सपोनेंट 129 हो जाएगा। 4 का एक्सपोनेंट 129 4 के केस में एक्सपोनेंट को कितने से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने का रूल क्या है अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 ऑड नंबर है तो रिमाइंडर विल बी 1। तो 2 से डिवाइड करने पर ऑड नंबर है इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा यहां से हमारा तो रिमाइंडर विल बी 1। शेष हमारा 1 आ जाता है और जो भी रिमाइंडर आता है उसको बेस के एक्सपोनेंट में प्लेस कर देंगे। 4 टू द पावर 1 कितना होता है 4। तो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट हमारा कितना हो गया 4 हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना होगा और वो कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी 4 या 2 से डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट में रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 0 हो जाए तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है। दैट इज स्पेसिफिक कंडीशन। ये एक विशेष स्थिति है जिसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है। अगर कभी भी किसी नंबर के बेस को 4 या 2 से डिवाइड करने की कंडीशन बनती है और वो कंडीशन कौन सी होगी अगर बेस का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। लेकिन अगर बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 में से कोई सा एक है तो एक्सपोनेंट को 2 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट हम आइडेंटिफाई करते हैं। बट अगर रिमाइंडर इन दोनों ही कंडीशन में 0 आ जाता है तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ऐसे में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर हम ऐसे केस में क्या फाइंड करें। ऐसे में हम देखते हैं कि बेस में लिखा हुआ डिजिट क्या है। दैट मींस वो इवन है या ऑड है हम इसको आइडेंटिफाई करें। अब कंडीशन अगर बेस का यूनिट डिजिट मान लेते हैं इवन। अगर बेस का यूनिट डिजिट इवन है
तो इवन होने पर हम यूनिट डिजिट में डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 6, हमें इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। अगर बेस इवन है तो यूनिट डिजिट में आंसर 6 देंगे। लेकिन अगर बेस में लिखा हुआ डिजिट हमारा ऑड हुआ तो फिर ऐसे में यूनिट डिजिट में आंसर दिया जाएगा 1। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक नंबर है 123 एंड पूरे नंबर का एक्सपोनेंट है सपोज हमारे पास 240 लेट 4। 123 का एक्सपोनेंट 244। अब इस नंबर में रूल के अकॉर्डिंग क्या था, बेस क्या है 3, तो 3 के केस में एक्सपोनेंट को कितने से डिवाइड करना होता है, 4 से। सो 3 के केस में एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट जो भी दिया है हमारे पास 244, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 6 जा 24, दैट इज 4 कैरी किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना हो गया, हमारा रिमाइंडर आया 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर बेस चेक किया जाता है। बेस का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 3, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर बेस ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट में आंसर कितना देंगे हम 1। सो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था 8 2 3 7 8 4 डिजिट्स एंड 4 9 4 और 2 6 डिजिट्स के रिगार्डिंग। लेकिन अभी भी हमारे पास 4 डिजिट बाकी हैं। उन चारों डिजिट्स के लिए क्या करेंगे, चलिए उन चारों डिजिट्स के बारे में देखते हैं। 2 3 7 8 अगर बेस का यूनिट डिजिट है तो एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट देखें। इसके अलावा 4 या 9 अगर बेस का यूनिट डिजिट है तो एक्सपोनेंट को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर आइडेंटिफाई करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको बेस के एक्सपोनेंट में प्लेस करके सॉल्व करके यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास 2 3 7 8 एंड 4 9 ओवरऑल 6 डिजिट हो गए। लेकिन अभी भी हमारे पास कितने डिजिट बाकी हैं, 4 डिजिट बाकी हैं। कौन कौन से, 0 1 5 एंड 6। अभी 4 डिजिट और बाकी थे। अगर इन चारों में से कोई सा भी एक डिजिट बेस का यूनिट डिजिट हो जाता है तो फिर कैलकुलेशन करके यूनिट डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे केस में अगर किसी भी नंबर के बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 इन चार में से कोई सा भी एक डिजिट आता है तो एक्सपोनेंट में कितना लिखा है इट डजंट मैटर, क्योंकि ऐसे केस में इन नंबर्स का यूनिट डिजिट हमेशा यही डिजिट होंगे जो आपको दे रखे हैं। दैट मींस जो भी बेस का यूनिट डिजिट है वही हमारे यूनिट डिजिट हो जाते हैं। दैट मींस सेम डिजिट आर द यूनिट डिजिट, सेम डिजिट आर यूनिट डिजिट। यही अंक इकाई के अंक हो जाते हैं, तब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। इसका मतलब अगर किसी नंबर के बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 में से कोई सा एक डिजिट है तो फिर एक्सपोनेंट में कितना लिखा है डजंट मैटर, जो भी बेस का यूनिट डिजिट होगा 0 1 5 6 में से वही पूरे नंबर का यूनिट डिजिट हो जाता है। हाँ, एक स्पेसिफिक कंडीशन है। वो स्पेसिफिक कंडीशन है कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो इस पूरे टर्म की वैल्यू ही 1 हो जाती है। ओके, जब पूरे टर्म की वैल्यू 1 है तो यूनिट डिजिट भी हमारे लिए 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर कभी यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक्सपोनेंट 0 ना हो करके अदर देन 0 नंबर्स दे करके ही यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर तो होना चाहिए। किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो ऐसे में पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 1 कंसीडर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के अंदर यूज करके क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे कैसे जाएंगे इसको डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हमसे यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंगल नंबर भी हो सकता है कई सारे नंबर्स एक साथ देकर यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए। चलिए प्रैक्टिकली कैसे इनको सॉल्व करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट पहले एक सिंगल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपसे कहा गया 247, पूरे का एक्सपोनेंट आपको दिया गया लेट 84 एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्लियर? तो पूरे नंबर का सबसे पहले हम बेस चेक करते हैं। बेस कितना है 7 का एक्सपोनेंट 84, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 7 बेस के लिए एक्सपोनेंट को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट है, तो एक्सपोनेंट को 7 बेस में कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से 84 को डिवाइड करते हैं, 4 2 8, रिमाइंडर
कुछ नहीं, नेक्स्ट डिजिट कैरी किया, 4 1 जा 4, सो रिमाइंडर विल बी 0। तो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट रिमाइंडर कितना आया 0। दैट मीन्स इस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है और रिमाइंडर 0 हमारा स्पेसिफिक कंडीशन था। अब रिमाइंडर 0 होने पर हम क्या करते हैं, बेस चेक करते हैं। तो बेस में हमारा यूनिट डिजिट कितना लिखा है 7 लिखा है। 7 कैसा, इवन है ऑड है, ऑड नंबर है। ऑड होने पर यूनिट डिजिट में आंसर कितना दिया जाता है, तो यूनिट डिजिट हो जाता है हमारा 1। अगर बेस का यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट में कितना लिखा जाएगा 1। दैट मीन्स इस नंबर का यूनिट डिजिट हमारा 1 हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब मल्टीप्लाई में अगर कई सारे टर्म्स दिए जाएं तब आपको यूनिट डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करना होगा। सपोज आपसे कहा गया 163 होल टू द पावर 89 मल्टीप्लाइड बाय 164 होल टू द पावर 90 मल्टीप्लाइड बाय 165 होल टू द पावर 91 मल्टीप्लाइड बाय 166 होल टू द पावर 92 मल्टीप्लाइड बाय 167 93। लाइक कई सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं। अब ऐसा कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए, बहुत सारे टर्म्स इनटू में दिए जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के, और आपसे कहा जाए कि इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करो, तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। और वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअली अगर याद रखेंगे तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी इवन बेस पर एक्सपोनेंट में कुछ भी लिखा हो, ऐसे नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा एक इवन नंबर आता है। लेकिन अगर ऑड बेस का कोई भी एक्सपोनेंट दिया हो, बेस ऑड हो और इसके एक्सपोनेंट में कोई भी नंबर लिखा हो, तो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। इवन बेस का यूनिट डिजिट इवन होता है, ऑड बेस का यूनिट डिजिट हमेशा ऑड होता है। ये बात अगर आप याद रखें तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब एक और छोटी सी बात, अगर मल्टीप्लाई में बहुत सारे टर्म्स आपको दे रखे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के और आपसे कहा जाए कि इसका यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करो, तो ऐसे में सबसे पहले उन नंबर्स के यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई कीजिए जिनके यूनिट डिजिट एज इट इज सेम डिजिट रहते हैं। दैट मींस 0 1 5 6 बेस का अगर कोई यूनिट डिजिट दे रखा है, यूनिट डिजिट वाला नंबर हो, तो सबसे पहले ऐसे नंबर्स के यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। 3 के लिए कैलकुलेशन करनी होती है, 4 में कैलकुलेशन है, बट 5 सेम डिजिट आता है, यूनिट डिजिट की कंडीशन है, सो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। प्रीवियस कॉन्सेप्ट था अगर आपको दिए गए नंबर्स में से एक भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, तो फिर हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि किसी नंबर का बेस इवन तो नहीं है या ऑड तो नहीं है, उसके थ्रू हम इजीली यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ऐसे में हमारे पास कई सारे नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर देखा जाए तो इवन बेस में एक्सपोनेंट कुछ भी दिया जाए तो यूनिट डिजिट इवन ही रहता है। ऐसे में किसी बेस का नंबर यूनिट डिजिट इवन तो नहीं है, वो देखें यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो एक्सपोनेंट कुछ भी हो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट इवन ही निकल के आए। और आपको दिए गए नंबर्स में एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो और एक नंबर इवन हो जाए, तो फिर बाकी नंबर्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे नंबर्स का कैलकुलेशन के थ्रू यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। सो इवन की 5 से मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा नंबर्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अगर बहुत सारे टर्म्स इनटू में दिए गए हों तो उनका यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट था। अभी कुछ और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और डिस्कस करते हैं, चलिए उन्हें देखा जाए। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आजकल जो लेटेस्ट में एग्जाम्स पूछे जा रहे हैं वो कुछ और स्पेसिफिक फॉर्मेट के, और वो फॉर्मेट है हमारे, एक स्पेसिफिक टर्म आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, दैट वाज फैक्टोरियल। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल, चलिए पहले उसको देखते हैं। एक टर्म आपने पढ़ा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हिंदी में भी इसे फैक्टोरियल ही कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे कोई नंबर n है तो इसके आगे एक्सक्लेमेशन का साइन अगर लगा हो तो दैट मींस ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। इसी को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस नंबर के नीचे से अगर इस तरह का सिंबल बनाया जाए तो ये भी फैक्टोरियल को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर स्टूडेंट? फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। अगर फैक्टोरियल के अंदर सपोज 10 लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 से स्टार्ट करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई, ये इसकी वैल्यू होती है। दैट मींस फैक्टोरियल 10 की वैल्यू है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1। इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू हो जाती है। क्लियर? अब फैक्टोरियल टाइप के यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हमसे लेटेस्ट में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने जरूरी है। अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ तो फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे फैक्टोरियल 0
एंड फैक्टोरियल 1 दोनों की ही वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फैक्टोरियल 2 की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग 2 से डिसेंडिंग ऑर्डर 1 तक का प्रोडक्ट दैट इज 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की अगर हम बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6 होता है। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 24। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का प्रोडक्ट दैट इज 120। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 की अगर हम बात करें सॉल्व करेंगे तो 720 आता है एंड सो ऑन। ये कुछ वैल्यूज हैं, एटलीस्ट फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 तक तो आपको याद होना चाहिए, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ओके, दूसरी बात, फैक्टोरियल फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग वो 3 स्पेसिफिक फॉर्मेट के हो सकते हैं। क्या वो फॉर्मेट है? हो सकता है आपको दिया जाने वाला नंबर सपोज 123 बेस में फैक्टोरियल ना दिया जाए, एक्सपोनेंट में फैक्टोरियल, लेट 1 2 3। चलिए नंबर चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज दोनों सेम होने पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 1 2 1 लेट हमने ये लिखा। ओके, तो बेस में फैक्टोरियल नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट में फैक्टोरियल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोनेंट में फैक्टोरियल ना होकर के बेस में फैक्टोरियल दे दिया जाए, तो 1 2 3 बेस में फैक्टोरियल दिया जाए, बेस का फैक्टोरियल है, और लेट एक्सपोनेंट का फैक्टोरियल नहीं, 1 2 1। और ऐसा भी हो सकता है कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही जगह फैक्टोरियल दे दिया जाए, दैट मीन्स 1 2 3 बेस का भी फैक्टोरियल हो और एक्सपोनेंट का भी फैक्टोरियल 1 2 3। दैट मीन्स 3 फॉर्मेट हमारे बनते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के, फैक्टोरियल फॉर्मेट के यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग क्वेश्चंस के। अब ऐसे में चलिए पहले बात करते हैं, अगर एक्सपोनेंट में आपको फैक्टोरियल दिया गया है, ऐसे किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलिए ऐसे किसी क्वेश्चन का सबसे पहला रूल यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में क्या था? हम बेस का यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो बेस का यूनिट डिजिट यहाँ अवेलेबल है हमारे पास, तो जो भी यूनिट डिजिट है उसी के एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल वैल्यू को प्लेस करना होगा। क्लियर? तो दैट मींस 3 के एक्सपोनेंट में फैक्टोरियल 121 रख करके इसको सिंपलीफाई करना है। अब 3 के केस में रूल क्या है? डिवाइड का रूल है, तो 3 के केस में एक्सपोनेंट को डिवाइड करना होगा। कितने से डिवाइड करना होगा? 4 से। लेकिन ये तो फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यू है, तो फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यू को हम डिवाइड कैसे करें? तो फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यू को डिवाइड करना तो बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू निकाले कैसे? फैक्टोरियल 121 की वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी, तो निकालेंगे कैसे? इसके लिए यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। आपके रूल के अकॉर्डिंग 3 के केस में डिवाइड किससे करना है? हमें 3 के केस में अगर बेस का यूनिट डिजिट 3 है तो किससे डिवाइड करना होता है? 4 से डिवाइड करना होता है। ओके, ओवरऑल डिवाइड की कंडीशंस अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो डिवाइड में था 2 3 7 8, अगर बेस का यूनिट डिजिट है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 है तो ऐसे में एक्सपोनेंट को 2 से डिवाइड करना होता है। दैट मींस ओवरऑल डिवाइड की कंडीशंस क्या है? या तो 2 से या 4 से डिवाइड करना है, इसके अलावा तो किसी और नंबर से हमें डिवाइड नहीं करना। ओके, तो फिर एक्सपोनेंट में लिखी हुई फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यू को या तो 4 से या तो 2 से ही डिवाइड करना होगा। अब ऐसे में अगर आप ध्यान दें तो फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हमारी फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी है, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, तो डेफिनेटली उसका एक फैक्टर 4 भी होगा और एक फैक्टर 2 भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 4 से हर एक बड़ी वैल्यू 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर? अगर ऐसी कोई भी वैल्यू जो 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो दैट मींस डिवाइड के केस में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0। दैट मींस कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर कितना होगा? 0। सो एक्सपोनेंट में लिखी हुई वैल्यू अगर फैक्टोरियल फॉर्मेट में फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी है और बेस ऐसा डिजिट है जिसमें डिवाइड के थ्रू हम यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड किससे करना होता है? 2 या 4 से डिवाइड करना होता है। दैट मींस एक्सपोनेंट अगर डिवाइड के थ्रू यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई देने की कंडीशन में है तो 2 या 4 से डिवाइड करने के केस में अगर एक्सपोनेंट फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा है तो दैट मींस वो डेफिनेटली 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है एंड 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 है तो स्पेसिफिक कंडीशन बन गई। रिमाइंडर 0 में स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? रिमाइंडर 0 में हम बेस चेक करते हैं, तो यहाँ पर बेस में कितना लिखा हुआ है? बेस में लिखा है 3। इवन है ऑड है? ऑड होने पर यूनिट डिजिट में आंसर कितना दिया जाता है? ऑड होने पर यूनिट डिजिट में आंसर होता है 1। दैट मींस इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब इन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अगर बेस में फैक्टोरियल हुआ, यहाँ तो बेस में फैक्टोरियल नहीं था, तो अगर बेस में फैक्टोरियल हुआ तो ऐसे केस में हम यूनिट डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए अब अगर बेस में फैक्टोरियल हुआ तो ऐसे केस में यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने के लिए अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से याद रखना होगा। क्या है कॉन्सेप्ट? उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
चलिए देखें इधर, हमारा पहला रूल क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने का। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में घात के रूप में अगर कोई भी नंबर दिया गया और इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करना है, तो पहला स्टेप होता है बेस के यूनिट डिजिट में एक्सपोनेंशियल वैल्यू को प्लेस करना। लेकिन बेस का यूनिट डिजिट तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि तो फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यू, और फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यू को सॉल्व करके ही आपको यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करना है। अब अगर कभी भी फैक्टोरियल की वैल्यू बेस में फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी हो जाती है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, जैसे यहाँ फैक्टोरियल 123 बहुत बड़ी वैल्यू। अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी होती है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक फैक्टर 2 आएगा और एक फैक्टर 5 आएगा। दैट मींस फैक्टोरियल 5 में 5 भी आएगा और 2 भी आएगा। और अगर 5 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 2 10, और 10 होने का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 6 में भी 5 आएगा एंड 2 आएगा, तो 5 2 10, दैट मींस यूनिट डिजिट 0। तो फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 0। दैट मींस ऐसे नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा 0। इट मींस बेस में लिखे हुए नंबर की वैल्यू फैक्टोरियल फॉर्मेट में अगर फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी है तो डेफिनेटली इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0। दैट मींस इस पूरे बेस का यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 0। तो बेस का यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। और अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 है तो फिर एक्सपोनेंट में लिखी हुई वैल्यू क्या है इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 4 स्पेसिफिक नंबर्स थे 0 1 5 6। अगर किसी नंबर के बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 में से कोई सा भी एक डिजिट है तो एक्सपोनेंट में क्या लिखा है डजंट मैटर, सेम डिजिट आर द यूनिट डिजिट। दैट मींस इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दैट विल बी 0। इज इट क्लियर? हमने कहा कि अगर बेस में फैक्टोरियल है तो एक्सपोनेंट में लिखी हुई वैल्यू फैक्टोरियल है या नहीं है, इट डजंट मैटर। कब? जब बेस में लिखे हुए नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 में से कोई सा एक डिजिट आता है। ऐसे ही अगर यहां देखें तो इसमें बेस में भी फैक्टोरियल है और एक्सपोनेंट में भी फैक्टोरियल है। अब बेस में अगर फैक्टोरियल है तो पहले तो हमें यूनिट डिजिट बेस का चाहिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम बेस के यूनिट डिजिट में एक्सपोनेंशियल वैल्यू को प्लेस करके आगे कंटिन्यू करते हैं यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे में बेस का यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो बेस का यूनिट डिजिट अगर आइडेंटिफाई करना है तो फैक्टोरियल फॉर्मेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 123 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जैसे ही फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी हो जाती है तो ऐसे नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 0। रीजन कि 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल फॉर्मेट की वैल्यू में एक फैक्टर 5 आता है और एक फैक्टर 2 आता है एंड 5 2 10, सो यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। दैट मींस इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा 0 हो जाएगा। जब बेस का यूनिट डिजिट 0 है तो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ नंबर क्या है इट डजंट मैटर, पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि सेम डिजिट आधा यूनिट डिजिट की कंडीशन बन जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा यूनिट डिजिट्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। इसके साथ हम आज के टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे पहले फर्स्ट जो टॉपिक हमने देखा था नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स, उसको अगर किसी ने मिस किया हो तो उसका डिस्क्रिप्शन उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू। कितना चला गया? बंद नहीं हो रहा है।